सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर 500 या 600 करोड़ बनाने के लिए नहीं होती। कुछ फिल्में सिर्फ अवार्ड्स के लिए नहीं होती, तारीफ के लिए नहीं होती, बल्कि इसलिए होती है कि अच्छे सिनेमा पर भरोसा कायम रहे, ये यकीन रहे कि शानदार फिल्में अभी भी बनती हैं और ये भी याद रहे कि एक्टिंग का मापदंड अभी भी काफी ऊंचा है। इस फिल्म को बनाने में 16 साल लगे हैं और फिल्म देखकर आप 16 साल का दर्द महसूस भी करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द गॉड लाइफ मूवी को, जो कि एक कमाल की मूवी है। तो वीडियो शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है सऊदी के एयरपोर्ट से, जहां पर कि हम नजीब मोहम्मद को देख पाते हैं और उसके एक दोस्त हकीम को, जिसे नजीब जो है वो अपना भाई मानता है। वो हाल ही में एक कंपनी में जॉब करने के लिए सऊदी अरब आए हैं, लेकिन यहाँ से उन्हें कहाँ जाना है उन्हें बिल्कुल भी नहीं मालूम है। उन्हें कहा गया था कि उन्हें लेने के लिए कंपनी की तरफ से एक लड़का आएगा, लेकिन फिलहाल तो वो नहीं आया है और इस अनजान देश में सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अरबी बोलते हैं, जिस वजह से वो किसी की मदद भी नहीं ले पा रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर उन्हें एक हिंदी बोलने वाला आदमी मिलता है और नजीब के पास कंपनी के कुछ नंबर्स थे, इसलिए उस आदमी के द्वारा वो कंपनी के पास संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो आदमी बताता है कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को यहाँ पर हॉलीडे होता है, जिस वजह से कंपनी में तो संपर्क नहीं किया जा सकता है। तो अब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कंपनी की तरफ से जो आदमी आने वाला है वो लेट हो गया है, इसलिए वो एयरपोर्ट के बाहर ही उसका इंतजार करने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक शेख आता है और वो उनसे अरबी लैंग्वेज में नाम और पता पूछने लगता है और वो उनसे कफील के बारे में भी पूछ रहा था। कफील दरअसल में बॉस या फिर साहब को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से वो उनके पासपोर्ट ले लेता है। वो दोनों के नाम पढ़ता है और फिर उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। नजीब और हकीम को यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद ये वही बंदा है जो कि यहाँ से उन्हें लेने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक छोटे से वाहन से ले जाया जा रहा था। हकीम नजीब से कहता है कि हमें तो कहा गया था कि कंपनी से हमें एसी बस के द्वारा ले जाया जाएगा, लेकिन फिर भी वो अपने सफर को जारी रखते हैं और फिर बहुत देर के बाद वो एक जगह पर पहुंचते हैं। अरबी लैंग्वेज ना आने के कारण और कफील को हिंदी ना समझ पाने के कारण भाषाओं का संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन नजीब और हकीम समझ चुके थे कि वो शायद गलत जगह पर आए हैं। जिसके बाद कफील जो है वो यहाँ पर हकीम को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगता है। नजीब उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ से वो लोग हकीम को ले जा लेते हैं। थोड़ी देर के बाद वो नजीब को अपने साथ ले जा लेते हैं और उसे एक दूसरे जगह पर लाकर छोड़ देते हैं। नजीब उन्हें हिंदी में समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो लोग हिंदी नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए यहाँ पर नजीब पूरी तरह से उदास हो चुका था। जिसके बाद वो अपने फ्लैशबैक के सीन को याद करता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि नजीब जो है वो मजदूरी का काम करता है और उसे हाल ही में एक बात मालूम चली है कि विदेश जाने के लिए वीजा अवेलेबल हो रहे हैं और वहाँ जाकर बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। वीजा और पासपोर्ट बनवाने के लिए 30,000 रुपए की जरूरत थी और वो यहाँ पर अपने वाइफ के गहने जो है वो गिरवी रख देता है। बाद में हमें मालूम चलता है कि नजीब की वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है और वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर कि नजीब देखता है कि यहीं पर एक आदमी और काम करता है और वो भेड़ और ऊंट को संभालता है और यहीं पर रहकर इसी तरह से वो कफील की सेवा भी करता है। अब नजीब जो है वो कफील को भेड़ का दूध पिलाने के लिए जाता है और यहाँ नजीब उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो कंपनी के लिए यहाँ पर काम करने के लिए आया था, उसे यहाँ पर गलती से लेकर आ गए हैं, लेकिन वो लोग उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन पाते हैं क्योंकि उन्हें हिंदी समझ नहीं आती है। इसलिए नजीब हिंदी बोलकर सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। नजीब पूरी तरह से परेशान हो चुका था और फिर थोड़ी देर के बाद कफील जो है वो नजीब को खाना खाने के लिए बुलाता है। कफील उसे एक मोटी सी रोटी खिलाता है जो कि आधी कच्ची थी, लेकिन यहाँ पर नजीब जो है वो रोटी खा लेता है क्योंकि उसे भूख भी लगी थी। जिसके बाद वो उसी आदमी के पास जाता है जो कि भीड़ संभालता है। नजीब उससे मेन रोड के बारे में पूछता है। हमें मालूम चलता है कि ये बूढ़ा आदमी दरअसल में श्रीलंका से है और वो भी यहीं पर फंस चुका है, लेकिन ये बात नजीब को नहीं मालूम है। वो श्रीलंकाई लैंग्वेज में बताता है कि मेन रोड यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है और फिर फ्लैशबैक का एक और सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि नजीब अपनी वाइफ से विदेश जाने की बात कर रहा होता है। वो कहता है कि विदेश जाकर वो बहुत सारा पैसा कमाएगा। कुछ दिनों के बाद वो विदेश जाने के लिए रेडी भी हो जाता है और यहाँ पर उसे हकीम मिलता है और उसकी माँ उसका ख्याल रखने के लिए कहती है।
वो कहता है कि जैसे ही वो वहाँ पहुंचेगा तो सबसे पहले उसे कॉल करेगा। प्रेजेंट में नजीब जो है वो कफील को समझाने की काफी कोशिश करता है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना है, उसे यहाँ से जाना है, लेकिन कफील के लिए तो ये बदतमीजी है। इसलिए कफील यहाँ पर नजीब को बुरी तरह से मारने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर नजीब जो है वो इंजर्ड हो जाता है। तो अब धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और फिर एक दिन नजीब को मालूम चलता है कि जो आदमी भीड़ संभालता था अब वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए अब वो सारे काम जो है वो नजीब को ही करने पड़ेंगे। और इन सब में सबसे बड़ा काम था भीड़ से दूध निकालने का, जो कि उससे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद वो भीड़ को चराने के लिए ले जाता है, लेकिन यहाँ पर नजीब को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर जो बूढ़ा आदमी था वो कहाँ पर गया है। तो अब सारे काम जो है वो नजीब करने लगा था। बूढ़ा आदमी जो काम करता था अब वो सारे काम जो है वो नजीब करने लगा था। और फिर कुछ समय बीतने के बाद नजीब की नजर पड़ती है शीशे पर, और शीशे को देखकर उसे मालूम चलता है कि समय बहुत बीत गया है, क्योंकि दाढ़ी बहुत बढ़ चुकी थी, बाल बहुत बढ़ चुके थे, इसलिए अब वो पूरी तरह से परेशान हो चुका था। उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद अब वो यहाँ पर फंस गया है और वो यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से निकल जाएगा। वो यहाँ पर मर मर कर काम नहीं करेगा, बल्कि वो यहाँ से भाग जाएगा। तभी यहाँ पर नजीब की नजर पड़ती है एक डेड बॉडी पर। उस बॉडी को मरे हुए काफी महीने हो चुके थे और चील जो है उसकी बॉडी को खाए जा रही थी। यहाँ नजीब को मालूम चलता है कि ये वही बूढ़ा आदमी है जो कि उनके यहाँ पर काम करता था। लेकिन तभी यहाँ पर अब वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा। वो दौड़ लगाना शुरू करता है, लेकिन साथ ही कफील ने उसे देख लिया था, जिस वजह से वो इसके ऊपर गोलियां चलाकर उसे रोकते हैं और यहाँ पर उसे बहुत मार कर उसकी एक टांग भी तोड़ देते हैं। नजीब को यहाँ पर इस तरह से मारा जाता है कि वो ठीक से चलने के लायक भी नहीं बचा था। इसी तरह से बहुत सारा समय बीत जाता है और अब तो उसकी आदत बन चुकी थी। और फिर एक दिन बहुत बारिश होती है, जिस वजह से नजीब जो है वो अपनी सारी भेड़ों को लेकर कुछ पहाड़ों के बीच में पहुंच जाता है। और फिर यहाँ से निकलने के बाद उसकी मुलाकात होती है अपने छोटे भाई हकीम से। नजीब उसे देखकर पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हकीम अभी भी जिंदा है। लेकिन हकीम की हालत देखकर नजीब को यहाँ पर रोना आ जाता है और वो उससे कहता है कि हमने अपनी जिंदगी खराब कर ली और अब जिंदगी भर हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। और फिर थोड़ी देर के बाद हकीम का कफील आ जाता है, जिस वजह से हकीम को यहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन फिर से नजीब जो है वो कुछ ऊंट को लेकर निकलता है। तभी हकीम जो है वो नजीब के लिए एक लेटर छोड़ता है और यहाँ पर नजीब जो है वो उस लेटर को पढ़ता है। हकीम ने उसमें लिखा था कि भाई मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन यह बात कफील को मालूम चल चुकी थी, जिस वजह से कफील ने उसे बहुत मारा। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि मेरा भाई मिल गया है और वो पूरी तरह से जिंदा है। हकीम ने इस लेटर में अपने दोस्त इब्राहिम का भी जिक्र किया था। वो अफ्रीकी है और वो यहाँ के सारे रास्तों को जानता है और हमारे यहाँ से भागने में वो हमारी मदद भी करेगा। जिसके बाद इब्राहिम को दिखाया जाता है जो कि हकीम के साथ था और वो कहता है कि हम जल्दी यहाँ से भाग जाएंगे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नजीब भी आ जाता है और हकीम उसे बताता है कि कफील के बेटे की शादी है, तब सारे लोग यहाँ से चले जाएंगे और सिर्फ हम ही रह जाएंगे और इसी का फायदा उठाकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। इब्राहिम यहाँ के सारे रास्ते को जानता है, इसलिए हम आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। कुछ दिन बाद कफील के यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि हिंदी समझता भी है और भूलता भी है। वो नजीब से कहता है कि कफील के बेटे की शादी है और तुम्हें भी बिरयानी मिलेगी। और थोड़ी देर के बाद वो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। उनके यहाँ से जाने के बाद नजीब जो है वो सबसे पहले सुकून से नहाता है, क्योंकि वो लोग तो नजीब को ठीक से पानी तक नहीं पीने देते हैं। कुछ देर बाद हकीम भी यहाँ पर आ जाता है और वो नजीब से कहता है कि इब्राहिम ने बैग ले जाने से मना किया है, लेकिन यहाँ पर नजीब जो है वो बैग को अपने साथ ले जाना चाहता था। तो अब उनका सफर जो है वो शुरू हो चुका था। रात हो जाती है और रात को हकीम को बहुत जोर से प्यास लग जाती है और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें बीच में एक टेंट दिखाई पड़ता है। वहाँ पानी का एक ड्रम भी रखा हुआ था, जिस वजह से इब्राहिम उस ड्रम में से पानी लाने लगता है, लेकिन ये बात उन्हें पता लग चुकी थी। तो वो लोग गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन यहाँ से ये लोग निकलने में कामयाब हो चुके थे
और अगले दिन से अपना सफर जारी रखते हैं। तो बहुत देर तक चलने के बाद हकीम जो है वो मेन रोड के बारे में पूछ रहा था। तो अब बहुत देर तक चलने के बाद उसे प्यास भी लग रही थी और तभी हकीम की नजर पड़ती है पानी पर। पानी को देखने के बाद तो वो पानी की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर देता है, लेकिन पास पहुंचने के बाद उसे मालूम चलता है कि ये पानी नहीं बल्कि मिराज है, जो कि डिजर्ट में अक्सर देखा जाता है कि होती रेत है पर लगता पानी। कुछ देर बाद रेत के अंदर से ढेर सारे जहरीले सांप निकलते हैं और वो एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे थे। इब्राहिम यहाँ पर नजीब को एक जगह पर खड़े रहने के लिए कहता है और वो सारे सांप जो है वो नजीब के ऊपर से निकल कर जा रहे थे। पल भर के लिए तो नजीब को हद से ज्यादा डर लगा था, पर अब नजीब जो है वो ठीक से चल नहीं पा रहा था क्योंकि नजीब के पैर में छाले पड़ चुके थे। तब यहाँ पर इब्राहिम जो है वो अपनी जैकेट निकाल कर उसके पैर में बांध देता है, जिससे नजीब को थोड़ी सी राहत मिलती है और फिर बाद में वो अपना सफर फिर से जारी रखते हैं। लेकिन हकीम की हालत पानी ना मिलने की वजह से बिगड़ती जा रही थी। किसी भी हालत में उसे पानी चाहिए था, तो हकीम जो है वो चलने में पूरी तरह से असमर्थ था। इसलिए इब्राहिम जो है वो हकीम को अपने कंधे पर उठा लेता है। उसे बहुत जोर से प्यास भी लगी थी, इसलिए इब्राहिम जो है वो यहाँ पर हकीम को अपना पसीना पिलाता है। और तभी रास्ते में हकीम की नजर पड़ती है कुछ बिल्डिंग्स पर। उसे ऐसा लगता है कि हम हमारे मंजिल की बहुत नजदीक है। उन बिल्डिंग्स को देखकर हकीम जो है वो पूरी तरह से खुश हो गया था और उन बिल्डिंग्स की तरफ यहाँ पर हकीम जो है वो दौड़ लगाना शुरू कर देता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हकीम का वहम था और दौड़ते दौड़ते उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और यहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। और हकीम को इस तरह से मरता देख नजीब को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो हकीम को अपना भाई मानता था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है और ये लोग उस तूफान की चपेट में भी आ जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे ये लोग उस तूफान से बच जाते हैं। वो दोनों तूफान से बच तो गए थे, लेकिन हालात अब इतनी ज्यादा बुरी थी कि 2 कदम तक नहीं चले जा रहे थे। हालात अब बद से बदतर हो चुके थे और तभी यहाँ पर उन दोनों की नजर पड़ती है कुछ हरियाली पर और वो यहाँ पर भगवान से प्रे करते हैं कि यहाँ पर पानी जरूर होना चाहिए। वो जैसे ही उस हरियाली के नजदीक जाते हैं तो वहाँ उन्हें पानी मिल जाता है। पानी देखने के बाद उनकी आंखें तो ऐसी चमक रही थी जैसे अंधी आंखों ने रोशनी देख ली हो। वो तुरंत ही पानी के पास पहुँचते हैं और बहुत सारा पानी पीकर कुछ देर वही टाइम बिताते हैं। और इब्राहिम को यहाँ पर एक बोतल भी मिल गई थी जिससे उसने वो बोतल भी भर ली थी। तो अब ये लोग अपना सफर फिर से जारी रखते हैं, लेकिन हद हो चुकी थी। ना तो ये लोग सिटी के पास पहुँच पा रहे थे और ना ही मेन रोड के पास। और जब अगले दिन की सुबह होती है और नजीब की आंख खुलती है तो वो अपने आसपास इब्राहिम को नहीं पाता है। उसे समझ नहीं आया कि आखिर इब्राहिम कहाँ गया। और इब्राहिम ने जो पानी की बोतल भरी थी वो पानी की बोतल भी उसने नजीब के लिए छोड़ दी थी। तो अब नजीब अकेले ही अपना सफर जारी रखता है। बीच रास्ते में उसे बहुत जोर से प्यास लगाती है, जिस वजह से वो यहाँ पर अपना पानी पी लेता है और पानी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मतलब कि अब यहाँ पर नजीब की भी मौत हो सकती है। लेकिन तभी अचानक से नजीब जो है वो बेहोश हो जाता है और जो पानी की बोतल थी वो मेन रोड पर चली जाती है, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि नजीब जो है वो मेन रोड तक पहुंच चुका है। वो यहाँ पर सभी से लिफ्ट लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी लिफ्ट नहीं देना चाहता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ से कार निकल कर जाती है और वो भी ऑलमोस्ट सामने से निकल ही गई थी, लेकिन तभी वो पीछे आती है और उसमें से एक आदमी निकलता है जो कि काफी भला आदमी था। वो यहाँ पर नजीब को अपनी कार में बिठालता है और वो उससे कहता है कि चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, और वो उसे पानी भी पिलाता है। तो पानी पीकर नजीब जो है वो पूरी तरह से सो गया था। जैसे उसकी आंख खुली तो वो सिटी में पहुंच चुका था। यहाँ पर वो भला आदमी उसे अपनी कार से उतारता है और यहाँ पर नजीब जो है वो उसे धन्यवाद कहता है। तो नजीब सिटी में तो पहुंच चुका था, लेकिन उसकी हालत भिखारियों वाली थी और वो कहीं पर भी मदद लेने के लिए नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन तभी कुछ फाउंडेशन वाले यहाँ आते हैं और नजीब को अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे ठीक तरह से तैयार करते हैं, उसके बाल कटाते हैं और उसे पूरी तरह से इंसान बना देते हैं। बाद में वो उसके घर वालों से कांटेक्ट करते हैं। जैसे तैसे उसने नंबर बताया था तो लोगों ने नजीब के घर में कांटेक्ट कर लिया था। यहाँ पर नजीब जब अपनी फैमिली वालों से बात करता है तो उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतने साल वो अपने फैमिली वालों से दूर रहा और अचानक से जब उसने अपने घर वालों की बात सुनी तो उसको रोना आ गया। वो अपने घर वालों से कहता है कि वो जल्द ही घर आएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर नजीब का वेरिफिकेशन होता है। दरअसल में पुलिस वाले चेक कर रहे थे कि नजीब का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है।
जिसके बाद अब नजीब पुलिस स्टेशन में था, तभी यहाँ पर नजीब की नज़र पड़ती है यहाँ पर लगी कुछ तस्वीरों पर, और उन्हीं में से एक तस्वीर जो है वो इब्राहिम की थी और वो लापता वाले बोट पर थी। जिसके बाद इस जेल में ही बहुत सारे कफील आते हैं, वो बारी बारी से आ रहे थे। यहीं पर एक आदमी था, वो यहाँ पर लोगों को बता रहा था कि अगर इन कफीलों ने तुम्हें पहचान लिया तो वो तुम्हें मार मार के यहाँ से लेकर जाएंगे और ले जाकर तुम्हें उस जगह पर पटक देंगे जहाँ से तुम भागे थे। थोड़ी देर के बाद जेल में और भी कफील आते हैं और वो अपने लोगों को पहचानना शुरू करते हैं, और तभी यहाँ पर नजीब की नजर पड़ती है अपने कफील पर। नजीब उसे देखकर छिपने लगता है, वो उसे देखकर पूरी तरह से डर चुका था। वो कफील जो है वो नजीब के पास आ जाता है, उसने उसे पहचान लिया था और अब वो उसे बुरी तरह से मार कर वापस ले जाने के लिए भी कहने लगा था। लेकिन हमें मालूम चलता है कि दरअसल में नजीब जो है वो ये सब कुछ सपना देख रहा था, लेकिन डर वो हकीकत में रहा था, क्योंकि उसने यहाँ पर अपने कफील को देख लिया था। कफील उसे पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ से वो आगे निकल जाता है। बाद में वो नजीब के पास वापस आता है और वो अरबी लैंग्वेज में नजीब से कुछ बातें कहता है और फिर चुपचाप यहाँ से चला जाता है। तो बाजू वाला आदमी नजीब को बताता है कि ये तुम्हारा कफील नहीं था, उसने एयरपोर्ट से तुम्हें गलती से लेकर गया था। कफील ने तुमसे कहा है कि अगर तुम उसके आदमी निकलते तो वो उसे मार मार के वापस ले जा लेता। कफील के यहाँ जाते से ही नजीब की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि पल भर के लिए तो उसे ऐसा लगा था कि शायद अब वो पकड़ा गया और कफील उसे वापस ले जा लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि नजीब जो है 3 महीने तक जेल में ही रहता है और 3 महीने के बाद उसे इंडिया वापस भेज दिया जाता है। उसने मसारा रेगिस्तान में 3 साल का टाइम बिताया और ये 3 महीने उसे 3 साल जैसे लगे थे, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाने का इंतजार था। तो दोस्तों, ये फिल्म पूरी तरह से हिला डालती है। किसी दूसरे देश में जब कोई फंस जाता है तो उसके साथ क्या कुछ हो सकता है, वो इस फिल्म में जिस तरह से दिखाया गया है वो आपको हिला डालता है। आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या अपना देश छोड़कर जाना चाहिए। पहला हाफ अच्छा है, फिल्म मुद्दे पर आती है, लेकिन दूसरा हाफ में जो होता है वो आप देख नहीं पाते। पानी की एक बूंद के लिए तरसते लोग, जानवरों के बीच जानवरों की तरह रहते इंसान, ये सब देखकर आपको यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। विदेशियों की भाषा समझ नहीं आती, लेकिन शायद जो दर्द नजीब महसूस करता है वो दर्द डायरेक्टर आपको भी महसूस कराना चाहता है, इसलिए डायरेक्टर ने इस फिल्म में सबटाइटल नहीं डाले हैं। फिल्म आपको उस दर्द को बड़े अच्छे से महसूस करा देती है, ये यकीन दिला देती है कि शानदार सिनेमा अब भी बन सकता है, बनाने वाला चाहिए। फिल्म की एक कमी ये है कि फिल्म बहुत लंबी है, थोड़ी कम लंबी होती, थोड़ी कट सकती थी तो ज्यादा अच्छा होता। और अदाकारी का अगर कोई ऊंचा मुकाम या मापदंड होता तो पृथ्वीराज यहाँ उसे छूकर आगे निकल गए हैं। शुरू में वो एक आम मलयाली शख्स लगते हैं जिसका वजन कोई 90 किलो के आसपास होगा। बिल्कुल आम सा दिखने वाला यह शख्स जानवरों के बीच रहने लगता है और जानवर जैसा लगने लगता है। उसके कपड़े इतने ढीले हो जाते हैं कि उसके पैंट संभालने के लिए रस्सी बांधनी पड़ती है। सेकंड हाफ में जब वो रेगिस्तान से भागता है तो उसका दर्द आप महसूस करते हैं। पृथ्वीराज ने फिल्म में ऐसा काम किया है जो बहुत कम एक्टर कर पाते हैं। ये किरदार एक्टिंग की तमाम वर्कशॉप में पढ़ाना जाना चाहिए। आप इन्हें कितने अवार्ड दे देंगे? काफी नहीं होंगे। के.आर. गोकुल ने हकीम के किरदार में शानदार काम किया है। इब्राहिम बने कादरी ने भी बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है। नजीब की पत्नी के किरदार में अमाला पॉल का काम जबरदस्त है। ब्लेसी ने इस फिल्म को लिखा है और डायरेक्ट भी किया है, और कहना होगा कि वो इस फिल्म की आत्मा है। ब्लेसी ने इस किरदार के दर्द को जिस तरह से दिखाया है वो एक शानदार डायरेक्टर ही दिखा सकता है। ब्लेसी ने एक एक फ्रेम में जिस तरह की मेहनत की है वो काबिले तारीफ है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये फिल्म कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।